नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा। आज का ब्लॉग में एक प्रश्न के साथ शुरू करना चाहता हूँ। क्या जाति जनगणना से भारतीय जनता पार्टी को बिहार में नुकसान होने वाला है? ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कल भारतीय जनता दल की रैली में तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार जाति जनगणना के लिए खुद की 17 महीने की सरकार को श्रेय दिया, अपने पिता के अभियान को श्रेय दिया, वो ये बताने को काफ़ी है कि अब राजद गांव-गांव में जाकर लालू काल में सामाजिक न्याय के संबंध में कराए गए कार्यों को जानकारी लोगों को देगा। समाजवादी पार्टी भी इस दिशा में बढ़ रही है। वो गांव-गांव में शिविर लगाकर लोगों को अखिलेश यादव द्वारा कराए गए कार्यों और सामाजिक न्याय के लिए PDA के अभियान की जानकारी दें। कांग्रेस का अभियान चल ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी इस बारे में सचेत है और उनके मंत्री, सांसद, विधायक सभी प्रेस वार्ता करके इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि राज्य सरकारों ने भले ही कास्ट सेंसस करा दिया हो, लेकिन उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है और केंद्र सरकार ने इस संबंध में जाति जनगणना करने का आदेश दिया है। लिहाजा उसको इसका श्रेय जाना चाहिए। NDA गठबंधन के जो लोग हैं वो भी अब लगातार इसकी श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो NDA सहयोगी भी नहीं चाहते कि इसका अकेला लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मारामारी की स्थिति है। वहाँ अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और अन्य सहयोगी दल, जयंत चौधरी भी उसमें शामिल हैं। वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जाति जनगणना का लाभ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं। बिहार में भी कमोबेश यही स्थिति है। भले ही केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की हो, लेकिन बिहार में जिस प्रकार जदयू ने यानी कि नीतीश कुमार ने कास्ट सेंसस कराया और उसके बाद तेजस्वी यादव के साथ बनी सरकार में किस प्रकार उन्होंने लोगों को आबादी के अनुसार योजनाओं, सरकारी योजनाओं में लाभ देना शुरू किया, उसको लेकर राजद तो अभियान चला ही रही है, जदयू भी अभियान चला रहा है। क्योंकि आप जानते हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर जितना नुकसान नीतीश कुमार का हुआ उतना संभवतः भारतीय जनता पार्टी के किसी सहयोगी का नहीं हुआ। जदयू चाहती है कि वो इस संबंध में पूरे प्रयास करे
और किसी तरह से जो अल्पसंख्यक मतों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई वो अति पिछड़े वर्ग से कर। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ये तो चाहती है कि वो नीतीश के साथ चुनाव लड़े, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को लड़ने की चाहत और पिछड़े वर्ग के लोगों को अपनी ओर खींचने का जो अभियान सहयोगी दलों और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चल रहा है वो ही नुकसान का कारक है। क्योंकि अब सहयोगी दल भी जान चुके हैं कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी उनका राजनीतिक रूप से फ़ायदा उठा रही और उन्हें निश्चित तौर पर अपने से नीचे रखने की पूरी कोशिश कर। असली तो स्थिति तब बनेगी जब बिहार में सीटों का बंटवारा होगा। जीतन राम मांझी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या अन्य दलों की पार्टी हो, वो सभी दल अब की बार भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें चाहते हैं। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि वो सबसे ज़्यादा सीटें चुनाव में लड़े। मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से खींचा खींची की स्थिति है, क्योंकि जो गुजरात लॉबी है आप सभी लोग जानते हैं उनका योगी आदित्यनाथ से जम नहीं रहा। हालांकि योगी आदित्यनाथ पर अंकुश लगाने के लिए उन्होंने 2 डिप्टी सीएम वहाँ बना रखे और मेरे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि एक और डिप्टी सीएम अगर आपको जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश में देखने को मिले तो इस पर आश्चर्य करने की कोई बात नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश से ये संदेश जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ यानी कि केवल एक जात विशेष की सरकार, जैसे कि ये आरोप पहले अखिलेश यादव पर लगता था कि वो यादवों की सरकार समाजवादी पार्टी, उसी प्रकार योगी आदित्यनाथ के काल में भी आरोप लगातार ये लग रहा है कि ये सिर्फ एक जात विशेष यानी कि ठाकुरों की सरकार, और उसको निचले स्तर तक ले जाने में अखिलेश यादव सफल साबित हुए। जिस प्रकार रामजी लाल सुमन का मामला हो, जिसमें कि करणी सेना ने कानून को अपने हाथ में लेकर जिस तरह उनके आवास पर हमला किया, और अभी बिजनौर जाते समय जिस समय अलीगढ़ के पास उन पर हमला किया उनके काफिले पर, और भी तमाम तरह के ऐसे निर्णय हैं जिनसे कि योगी आदित्यनाथ को 2027 में गुजरात लॉबी फुल फ्लैश फ्री हैंड नहीं देना चाहती, क्योंकि उनका ये मानना है कि योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार का आचरण कर रहे वो निश्चित तौर पर 2027 में पार्टी को डेंट लगाएगा। देखना यह है, हालांकि वो गुजरात में भी तो ये चाहती थी कि मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव हो, लेकिन जिस प्रकार उनका 20 वोट छितरने की शंका है, इसलिए संभवतः योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्रियों के जरिए और प्रदेश अध्यक्ष भी इस तरह का बनाया जाएगा जो कि गुजरात लॉबी की पसंद का होगा और योगी आदित्यनाथ पे लगाम लगाए संगठन के जरिए
और दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री। वैसे मैं आपको बता दूं, पहले से ही उत्तर प्रदेश में जो प्रशासन है वो भी विभिन्न गुटों में बंटा। ये ऐसे कारक हैं जो ये दर्शाने को काफ़ी हैं कि भले ही भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से जाति जनगणना कराने के लिए घोषणा की हो, अभियान चला रही हो, लेकिन इसका असली फ़ायदा उन्हें मिलेगा ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। क्योंकि आरक्षण आदि को लेकर जिस प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या यूँ कहिए भारतीय जनता पार्टी ने जो पाप किए, मैं पाप कहूँगा कि उन्होंने कभी भी आरक्षण का समर्थन नहीं किया और कई बार सरकारें भी इसी मुद्दे पर गिराईं, चाहे महिला आरक्षण का मामला हो या जननायक कर्पूरी ठाकुर उनके समय में भी पिछड़ों को दिया गया आरक्षण हो। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ उनको भला बुरा कहा, बल्कि बीपी सिंह की तो सरकार गिरा ही दी थी और मंडल के काट के लिए ही कमंडल यात्रा निकाली थी। तो जाति जनगणना का उद्घोष करके न सिर्फ मोदी सरकार ने दुधारी तलवार पर पैर रखा, बल्कि अपने उन मुख्य वोटरों को भी नाराज करने का काम किया। जैसी सूचना मिल रही, सवर्ण जाति निश्चित तौर पर उनके पास पहले से ही अवसर नहीं है। अब इस जाति जनगणना से वो लोग भी जान गए कि आखिर इस जनगणना से नुकसान कैसे होना है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके समक्ष आने का प्रयास करें।